हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई एम सो सॉरी, वीडियो लेट हो गया क्योंकि आज की वीडियो है आप लोगों के जितने की सबके डाउट्स आए थे मेंस फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग, ठीक है, उसी के पूरा जिसको कहते हैं सारा डाउट्स वगैरह को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। आई एम सो सॉरी कि लेट हो गई है ये वीडियो। मैंने कहा था कि परसों ही शाम को 9 बजे आपको ये मिल जाएगी, बट नहीं मिल पाई क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था पिछली वीडियो में भी, जब ईपीएफओ का मैंने एनालिसिस दिया था कि गोला गोकर्णनाथ जी के मंदिर जाना होगा, तो सुबह सुबह वहाँ चले गए थे, तो शाम तक काफ़ी लेट हो गया था वापस आते हुए। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड देन मुझे अपना पढ़ना भी था, ठीक है, वो तो रोज़ का ही काम है ना। और फिर कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मेरा फास्ट था, सावन के महीने का पहला सोमवार व्रत। आप भी शायद, आप में से भी कई सोमवारी करते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन महादेव जी के परम भक्त हैं और सोमवारी करते हैं। लड़कियां हों चाहे लड़के हों, लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, लड़के भी करते हैं, है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ऑफिस में रहो फिर उसके बाद क्योंकि इसमें तो नमक वगैरह भी नहीं खाना होता, ये आपका पूरा ही जिसको कहते हैं कि एक तरीके से एकदम दिमाग स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि नहीं, है ना। प्रॉपर जिसको कहते हैं, एक मिनट मैं देख लूँ माइक में आ रही है आवाज़ कि नहीं। हाँ, माइक ऑन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं बिल्कुल। तो एकदम दिमाग ड्रेन आउट हो गया था और वहाँ पे इतना सब कुछ आँख एकदम सिस्टम में पूरा बिछाए रखो, कम करते रहो। फिर उसके बाद जितना टाइम वहाँ मिलता है मैं वहाँ पे पढ़ने बैठ जाती हूँ अपना सारी चीज़ें। इवन लंच करते हुए भी मैं करती रहती हूँ अपना, ठीक है, स्क्रिबलिंग करती रहती हूँ, अपने फ़ोन में टेक डाउन नोट्स लेती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। इस वजह से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है पढ़ाई का इस टाइम पे, एकदम मतलब जिसको कह रहे हैं एक एक मिनट जो भी मिल पा रहा है बस फटाफट से पढ़ लो। ये इसलिए टाइम निकाल के मैं वीडियो अपना जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना एज पे रह के मतलब मैं बना रही हूँ, राइट। बस क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना है और आप लोगों की क्वेरीज इतनी आ रही थी, और ये सोच के कि आप लोगों का मतलब जिसको कहते हैं ना आप लोगों को विश्वास है कि मैं हेल्प कर दूँगी आप लोगों की, तो उस विश्वास को ही लाइक कायम रखते हुए मैं आप लोगों को ये हेल्पिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि वीडियो भले मैं आज 2 दिन बाद डाल रही हूँ एज़ पर लाइक माई प्रेयर प्रॉमिस विद ऑल ऑफ़ यू, बट मैंने टेलीग्राम चैनल में टाइमली रिप्लाईज दिए हैं और मेल्स पे भी टाइमली रिप्लाईज दिए हैं मैंने। इवन कमेंट सेक्शन पे भी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी मैंने हेल्प की है बाकायदा। सब कुछ मैं बताती गई हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिनको भी जिस जिस चीज़ों में डाउट आया है ना, मेंस फॉर्म के फिलिंग करने को लेके किस किस स्टेज पे आया है, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे और मैं ईमेल पे सब जगह मैं रिप्लाई करती है। बस ये यूट्यूब की ये वाली वीडियो लेट होगी क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी होता क्या है कि जब आदमी की तबीयत साथ नहीं देती और पढ़ाई भी इतनी सारी आपको पता है कि करनी है बिल्कुल ही ज़्यादा, तो आपको ये लगता है कि चलो थोड़ा सा टाइम भी जो भी बच रहा है ना अपने लिए उसमें से निकाल के आप बना दो वीडियो, है ना। तो वो टाइम भी अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे टॉपिक्स कंप्लीट कर लें, तो वो थोड़ी भागा दौड़ी एकदम मतलब अपने ही दिमाग में हो जाती है पूरा एकदम, अरे ये भी करना है वो भी करना है, यहाँ से करना है वहाँ से करना है, तो वो वजह हो जाती है। मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अपना जैसे भी मुझे जो भी टाइम मिल पा रहा है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, है ना। डेली बेसिस पे बाकी यूट्यूबर्स की तरह तो 2-2 3-3 वीडियोस तो क्या छोड़ दीजिए, ये तो वीडियो देखिए आप 2 दिन बाद आ रही है। एक वीडियो बना पाना भी मतलब जिसको कह रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल सी बात है जब आप पूरा ही एकदम पढ़ाई में जुट जाएँ। बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा भी टाइम अपना डेली बेसिस पे थोड़ा भी जो भी अपना निकाल पा रही हूँ वो मैं डिवोट करूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह हैं क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, ठीक है। मेंस वगैरह के लिए जो भी है उसके लिए अब मैं कल से उस चीज़ पे शुरू कर दूँगी, राइट। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला जिसको कहते हैं ना कि डाउट आपका जो था, सबसे ज़्यादा जो मेन डाउट था वो था आप लोगों का स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स को लेकर, तो वो मैं डिस्कस करूँगी सबसे एंड में क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो अभी इस टाइम पे था सबका सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें डिस्कशंस वाली चीज़ें थी वो थी आपकी ये क्या कहते हैं, कास्ट डिटेल्स हो गया था, इनकम डिटेल्स वाले डाउट काफ़ी बच्चों के थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी बच्चों के डाउट थे, इवन मैरिटल स्टेटस वाली जो डिटेल्स थी वो भी काफ़ी बच्चों की थी, एनओसी को लेकर, जॉब का वर्क एक्सपीरियंस, है ना, दिख नहीं रहा है टैब में क्या सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पे मोटा मोटा आप सबके डाउट्स वगैरह रिवॉल्व किए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डाउट से मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट।
तो सबसे पहले आपका जो डाउट था वो था कि मैम जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेरा काफ़ी पुराना बना हुआ है, लाइक किसी किसी का 2014 2015 का बना हुआ है ना, किसी किसी का 2016 2017 का बना हुआ है, तो क्या मैम वो वैलिड होगा या हमें दोबारा बनाना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, SC ST जो कास्ट होती हैं उनके तो मतलब लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, तो उसमें तो आपको बार बार मतलब बनवाने की लोड नहीं है ना, कि बार बार भागा दौड़ी करें या कुछ भी सारी चीज़ें। कई कई फिर भी होते हैं सेफ साइड रहने के लिए एक बनवा के रख लेते हैं लेटेस्ट, लेकिन अगर आपने नहीं भी बनवाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है अगर नहीं बनवाया है, ठीक है, क्योंकि वो 2 कास्ट के लिए तो आपके लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं। बट OBC वालों के लिए आ जाता है टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। OBC का क्या होता है कि आपका 3 साल का जो पीरियड होता है वो अगर ओवर हो गया तो आपको रिन्यू करवाना है, क्योंकि पता नहीं है ना कि 3 साल बाद आप, भाई ऑब्वियसली बात है, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो नोज। अगर आपकी कास्ट मतलब वो जो पर्टिकुलर कास्ट है वो बाहर होगी नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो OBC वालों के लिए 3 साल का कंस्टेंट होता है। अगर आपका जो ये है आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, वो अगर आप ये देख लीजिए 2021 से पहले का है तो प्लीज़ आप एक नया बनवा लीजिए, ये मेरी सजेशन है फॉर OBC कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, राइट। मैं फिर बता दूं, स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स का मैंने लास्ट में बनाया है, क्योंकि वो मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन जो UPPCS की है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स एक्चुअल में थी किसके लिए और किनको वो भरना था, किन के लिए कौन एलिजिबल था, क्या सारी चीज़ें, तो वो मैं एंड में बताऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेट लगेगा, मतलब 10 एक करीब मिनट लगेंगे मुझे वो चीज़ आप लोगों को पूरा समझाने में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात कास्ट सर्टिफिकेट की, यहाँ तक क्लियर है आपको। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि SC ST वालों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है, वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है, अगर आपने 2021 से पहले का बनवाया हुआ है तो प्लीज़ उसको जाके रिवैलिडेट करवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि OBC वालों के लिए टाइम कंस्ट्रेंट 3 इयर्स का होता है। कहीं कहीं जगह ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 साल के लिए होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना हुआ है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से बना हुआ है तो 3 साल के लिए रहता है। तो हम यही मान के चलते हैं, मोटा मोटा 3 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया पहला डाउट। नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। सेकंड नंबर ऑफ डाउट आपका, सेकंड नंबर का जो डाउट था वो था कि मैम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, मैम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत पुराना है और क्या करें, 2014-2013 का है, दोबारा बनवा लें क्या, दोबारा करवा लें सारी चीज़ें। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जस्ट लाइक SC ST सर्टिफिकेट वो भी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, वो आपका हटेगा नहीं। अगर डोमिसाइल आप एक बार डिक्लेयर हो गए UP के तो आप हैं डोमिसाइल, क्योंकि उसी टाइम पे वो चीज़ें देखेंगे ना, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे कि आपका 10th और 12th यहाँ से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर 10th एंड 12th नहीं पढ़ा है, चलो एक काम करती हूँ मैं ना, आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको डिस्कस ही कर देती हूँ कि डोमिसाइल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। नंबर 1, आपकी बर्थ UP में हुई हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी ताल्लुक में, किसी भी आपके कस्बे में, गांव में, UP में हुई है बाई बर्थ, आपको डोमिसाइल मिलेगा। बाई बर्थ आप डोमिसाइल है यहाँ के, राइट। सेकेंड नंबर, बर्थ कहीं और हुई है बट आपने स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यहीं किया है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं पे किया हुआ है, सारी चीज़ें, वर्किंग भी आप यहीं पे हैं तो डोमिसाइल मिलेगा। थर्ड, पेरेंट्स यहाँ के डोमिसाइल्ड हैं, ठीक है, और आप फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स यहाँ पे आप परमानेंटली सेटल्ड हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा, ठीक है। डोमिसाइल की ये चीज़ें रहती हैं, है ना। अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब पे भी हैं, अगर आप बाहर भी रहे हैं तो भी अगर आपका स्टे फॉर मिनिमम 3 इयर्स अगर UP में रहा है तो भी आपको डोमिसाइल यहाँ का मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मोटा मोटा 4 कंडीशंस आपकी रहती हैं, 4 से 5, क्योंकि मैंने कंडीशन को मिक्स ही कर दिया आपस में, पेरेंट्स वाली और 3 इयर्स वाली, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस मोटा मोटा आप समझ लीजिए, या 4 ये रहती हैं डोमिसाइल को फिक्स करने का क्राइटेरिया, ठीक है, कि इस चीज़ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आजकल ये भी हो चुका है कि जिनके 10th एंड 12th की ग्रेजुएशन यहाँ पे हुई है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी मांगते हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ के हैं और जो 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह चुके हैं, जिनका परमानेंट रेजिडेंस यहाँ का है, जैसे आधार कार्ड में रेजिडेंस यहाँ पे, मैं जैसे बाहर थी लाइक अराउंड मतलब समझ लीजिए कि वर्क उसके लिए मैं बाहर थी, बट ठीक है, अब आप आ गए हो, आपका परमानेंट रेजिडेंस इधर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधार में यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है आपका, है ना, और आपकी बाई बर्थ भी इधर की है तो आपको डोमिसाइल, आप वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आप डोमिसाइल यहाँ के हो, तो उन केसेस में बनवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं भी मांगते, मोस्टली देखा गया है, ठीक है।
मैं अपना जो भी अपने PSU में मैं वर्किंग हूँ वहाँ पे तो उन्होंने नहीं मांगा था, ठीक है। उन्होंने बस देख लिया कि हाँ भैया कहाँ पे क्या सारी चीज़ें, पेरेंट्स कहाँ से, आधार कार्ड में क्या परमानेंट डाला हुआ है, क्योंकि डोमिसाइल उन्होंने मेंशन करना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया था, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सर्टेन करने के लिए। तो वो भाई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, बट फिर भी सेफ साइड होने के लिए अगर आप चाहते हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन का एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनता है, लेके जाएंगे आप, बन के रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम आपका, मैं तो कह रही हूँ 7 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी, ठीक है। मैक्सिमम 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपका बन जाता है डोमिसाइल, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप बनवा लीजिए सेफ साइड पे अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू आर लिटिल बिट स्केप्टिकल, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, ज़रा सा भी एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि मतलब नहीं कहीं कुछ रुकावट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बनवा के खैर रखना भी चाहिए, सेफ साइड तो है ना। नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन मेरे ब्रदर के टाइम पे भी भैया तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको तो उनका भी नहीं मांगा गया था डोमिसाइल का, है ना, नहीं वो था एज इन सारी चीज़ें। इवन मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनका भी डोमिसाइल पता है कि भाई यहाँ पे ग्रेजुएशन स्कूलिंग वगैरह उन्होंने की। खैर मेरी ग्रेजुएशन स्कूलिंग वगैरह तो इधर से नहीं है, ठीक है, बट उनकी तो इधर से है, तो नहीं भी मांगा, बट डिपेंड करता है, मैं वही बोल रही हूँ क्लियरली, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कमीशन। मैं तो 4 साल बाद पेपर दे रही हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई होंगी, तो मैं तो यही कहूँगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डोमिसाइल का हो गया, बट एक बार अगर बन गया है तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका 2013 का है कि 14 का है, डोमिसाइल है, आप यहाँ के हैं, सर्टिफिकेट में लिखा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये दूसरे नंबर की चीज़ क्लियर होगी। तीसरी नंबर की बात, लोग बोल रहे थे, एक्सक्यूज़ मी, लोग बोल रहे थे कि मैरिटल स्टेटस वाला अपना लिख रहे हैं कि उसमें स्पाउस वगैरह की डिटेल्स डाल रहे हैं, वो दिख नहीं रही है बाद में प्रीव्यू करने में, तो वो कोई टेक्निकल ग्लिचेस है और कुछ नहीं है। स्पाउस वगैरह की नंबर 2 नंबर 3 डिटेल्स वगैरह भी जो भी मतलब था, वो सारी चीज़ें वो अपना उसमें रहा होगा, एज इन वो सब टेक्निकल ग्लिचेस था कि दिख नहीं रहा, ये नहीं है सारी चीज़ें, तो कोई वैसा नहीं है। 4th नंबर पॉइंट वर्किंग वालों के लिए था, उन्होंने बोला कि मैम NOC की दिक्कत है ना, कि मैम क्या करें, NOC अभी तक नहीं मिली है, तो भी लिख दें कि NOC है कि क्या है क्या नहीं। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप NOC, पहली बात तो ये क्लियर करिए कि प्रीलिम्स में आपने मेंशन किया है क्या कि आप वर्किंग हैं। अगर आपने मेंशन किया है कि आप वर्किंग हैं, तो मेंस में आप फिर से ऑब्वियसली बात आपको वर्किंग डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करेंगे तो NOC का वहाँ पे जो चेक बॉक्स था कि उसमें लिखा था ना, अगर आप केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में या क्या कहते हैं भारत सरकार के उपक्रम में या अर्ध राजकीय या जो भी था आपका, ठीक है, मीन्स मैं बता दूँ इंग्लिश में कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और PSU और क्वासी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, देन यू आर सपोज टू अटैच द NOC एंड काइंडली डिस्क्राइब इन अराउंड 400 वर्ड्स, ये सब मेंशन था उसमें, ठीक है। तो NOC आप अटैच उसमें क्या करिए कि आप अपनी इंटीमेशन अटैच कर दीजिए जो आपने NOC के लिए दिया होगा डिपार्टमेंट को, और उसमें साइड में लिख दीजिए दैट आई हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड फॉर receiving the NOC from my department which they have not sent me till date, but I hereby declare that I will be hopeful that till document verification stage they will be providing me with the said NOC, ऐसा आप लिख के अटैच कर दीजिए, है ना, और वो आराम से मान जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि NOC वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ही देखी जाती है, ठीक है। उससे पहले उसका कोई काम नहीं, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं, मेंस में आ रहे हैं आपका देखने के लिए, इतना तो पता ही होगा, जो भी 2-3 बार बैठ गए होंगे मेंस में, कोई बीच में नहीं आ रहा है NOC चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये NOC वाली बात हो गई। वर्किंग अगर नहीं डिक्लेयर किया तो मैं पहले बता दूँ, दोबारा डिक्लेयर मत करिएगा मेंस में, है ना। कई बच्चे सेफ साइड ऑप्शन ये लेके चलते हैं, क्योंकि कईयों के डिपार्टमेंट्स में NOC नहीं दी जाती है, स्पेशली PSUs, ठीक है। बैंक वाले तो बहुत ही बदनाम है, तो देते मतलब बिल्कुल ही, मतलब जिसको कहते हैं बैंक हो गया और अदर PSUs भी हैं थोड़े बहुत, वो मतलब बिल्कुल ये समझ के चलिए कि वो नहीं देते, है ना, NOCs वगैरह उनका रहता है, नहीं देते हैं, बहुत कुछ रहता है कुछ डिपार्टमेंट्स में। तो बच्चे यही सोचते हैं कि चलो वर्किंग, इससे बेटर डिक्लेयर ही मत करो, ठीक है ना। मेंस में भी अगर प्री में नहीं डिक्लेयर किया, मेंस में भी मत डिक्लेयर करना, सिलेक्शन हो जाता है अगर भगवान जी की दया से, तो फाइनली जाके कुछ नहीं है, आप रिज़ाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। नोबडी हैज़ गॉट एनी सॉर्ट ऑफ राइट्स टू like literally hold you or trap you into their organization and not allow you to join some other organization, किसी भी बेसिस पे वो रोक नहीं सकते, ठीक है। ये बात आप समझिए। NOC वाला डाउट क्लियर हो गया, ठीक है नहीं है, जो भी है सारी चीज़ें बता दी मैंने। उसके बाद था आप लोगों का जो नेक्स्ट डाउट था, वो ये था कि मैम ग्रेजुएशन वाली जो डिटेल्स हैं उसमें मैम कितने सब्जेक्ट्स भरने हैं, ये तो ज़्यादा भरने नहीं दे रहा, स्पेशली BTech वाले, है ना भाई। भाई पर सेमेस्टर 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे ही थे 6 से 7 सब्जेक्ट्स, तो फाइनल ईयर में जाके
आपके क्या हो जाते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप रहती है उस टाइम पे तो, राइट, रिसर्च वगैरह के लिए जाना होता है अपना। बाकी जो CSIT वाले होते हैं वो तो अपना जाते हैं भाई सॉफ्टवेयर उनके उसमें चले जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। बाकी जिनकी बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग जैसे फूड बायोटेक्नोलॉजी, ये केमिकल टेक्नोलॉजी वाले जो भी बच्चे होते हैं वो सारे अपना इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं रिसर्च में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब होता क्या है कि अब 47 से 50 सब्जेक्ट्स अगर हैं वो आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम क्या दिया था, 1 to 9 का कॉलम दिया हुआ है, सिर्फ 1 to 9 आप सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, आपने जिस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की है आप उसका नाम लिख दीजिए, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे लिख दीजिए, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, जो भी आपका है वो लिख के बस एक लाइन 1 ऐड करिए, वो चीज़ अपना स्ट्रीम लिखिए और पासिंग परसेंटेज ऐड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात हो जाएगी। तो वो आप उतना ऐड करेंगे तो वो एक लाइन सफिशिएंट होगा। वैसे भी अब वो ऐड अपॉन वो 47-50 सब्जेक्ट्स तो ऐड होने वाले नहीं है किसी भी हाल में, है ना। अब 1 से 9 सब्जेक्ट्स आप कौन से ही ऐड करेंगे, या तो आप एक काम कर लीजिए, पर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट चुन के फिर उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट की कितने मार्क्स आएंगे, क्या आप लिख पाएंगे, नहीं ना। इससे बेटर यही है कि सीधा सीधा स्ट्रीम का नाम लिखिए 1 और ऐड करिए 1, लिखिए स्ट्रीम का नाम और आपके पासिंग परसेंटेज या पासिंग आउट CGPA जो थी लिख के ख़त्म करिए, बस ये चीज़ है, सिंपल। सारे सब्जेक्ट्स आपको नहीं लिखने हैं, BCom वाले भी या BA वाले भी, उनके भी मैं यही बता रही हूँ। अगर आप चुन पाएँ अपने कोई ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर 1 2 तो आप देख सकते हैं, बट इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, 47 से 50 सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ हो पाता है ना। तो आप इस चीज़ को तो रखिए, बस अपने स्ट्रीम का नाम इंजीनियरिंग वाले बच्चे लिख दें, पासिंग आउट परसेंटेज लिख दें, पासिंग CGPA लिख दें, हो जाएगा काम, ठीक है। एक तो ये हो गया। और आपके क्या डाउट थे, इकोनॉमिक्स, हाँ, एक मैम ने एक चीज़ और पूछी थी कि इकोनॉमिक ग्रेजुएट हैं, वो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो मैम क्या हम अपना स्पेसिफिक एकेडमिक में भी डालें, नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी डालें? बिल्कुल बिल्कुल डालिए, क्योंकि आप तो हैं ही भाई आप तो एलिजिबल हैं ही ना पोस्ट नंबर 7 टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर डालिए, नॉर्मल एकेडमिक डिटेल्स में भी डालिए, जो भी हैं, स्पेशली मैं बता रही हूँ जो भी बच्चे उन 7 पोस्ट के लिए हैं वो मैं आगे बता दूंगी कौन सी वो 7 पोस्ट हैं। अभी मैं वो स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स वाला ही डिस्कस करने जा रही हूँ, उसमें मैं बता दूंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें आप जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, लॉ ग्रेजुएट्स, BSc फिजिक्स वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले और इकोनॉमिक्स वाले, वो सब, और पोस्ट ग्रेजुएशन जियो फिजिक्स वगैरह वगैरह जिन्होंने भी किया वो सब अपना ऐड करिए, ठीक है। स्पेसिफिक वाले में तो आपको करना ही करना है और एकेडमी में भी आपको करना है, ठीक है। तो ऐड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें जो ऊपर ऑप्शन है स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स में, ग्रुप 1 ग्रेजुएट वाला, वो भी पूरा आपको भरना है, क्योंकि आप स्पेसिफिक एकेडमिक वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी, ये क्लियर हो गया कि एकेडमिक में भी भरना है, स्पेसिफिक एकेडमिक में भी भरना है, स्पेशली दोज हु आर एलिजिबल फॉर दोज 7 एकेडमिक स्पेसिफिक एकेडमिक पोस्ट, ठीक है। अब बात आती है, डाउट ये भी था कि मैम इनकम डिटेल्स क्या करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में डाउट्स थे कि मैम इनकम डिटेल्स जो है वो अगर मतलब फादर की, क्या फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी लगा के भेजना है। देखिए, ये जो इनकम वाला जो ये कॉलम था ना कि इनकम कितनी है फादर की, मदर की कितनी है, मदर की अगर हाउसवाइफ है ऑब्वियसली तो 0 लिखना होगा उसमें। अच्छा, कईयों की क्या था कि लाइक फादर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, या किसी भी वजह से सेपरेट हुए हैं या कुछ भी है, सिंगल मदर ने ही रेज़ किया है, तो सिंगल मदर ने रेज़ किया है तो फादर वाले में आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। और मदर की अगर सैलरीड है तो पर मंथ की सैलरी के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 12 आप लिख दीजिए उसमें, एनुअली पूछा है ना। या पेंशनर हैं तो फादर अगर डेथ कर गए हैं तो पेंशनर होंगी मॉम, ऑब्वियसली अगर फादर वॉज ए सैलरीड पर्सन तो आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 12 के हिसाब से पेंशन जितनी भी आती है वो कर दीजिए, है ना, पर मंथ की। या अगर मॉम बिजनेस मैन वुमेन है ना, उनका कुछ बिजनेस वगैरह है तो एनुअल टर्नओवर के हिसाब से वो कर देना, ठीक है। और फादर्स के केस में भी ये सैलरीड हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 12 पर मंथ की सैलरी एनुअली लिख देनी है। पेंशनर हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 12 पर मंथ की पेंशन एनुअली लिख देनी है कितनी आती है। बिजनेसमैन है तो टर्नओवर लिखना है। अब आप एक बात बताइए, अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्या फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी लगा के भेजना है? नहीं भेजना है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों भेजना है? वो क्या अब मतलब हर बच्चा क्या अब अपने फादर की फॉर्म 16 अगर वो सैलरीड लगा के भेजेगा, पेंशनर है तो वो सर्टिफिकेट लगा के भेजेगा, बिजनेसमैन है तो क्या वो ITR लगा के भेजेगा? नहीं। ये वाला कॉलम सिर्फ इस चीज़ को एसर्टेन करने के लिए था कि कौन कौन बच्चे EWS कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। EWS वाले बच्चों को ज़रूर अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज अराउंड अगर आप EWS कैटेगरी में नहीं है तो आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। हमें क्लियर? इतना आपको समझ में आया? ये डाउट्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना। और इसके साथ ये था, ये डाउट था कि आपका मैम भर रहे हैं डिटेल्स वगैरह तो प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है ये।
ब्लैंक ब्लैंक कईयों का दिखा रहा था, लेकिन अब तो बहुतों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब दिखाने लग गया है सब कुछ सारी चीज़ें। तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अब आप भरने जा रहे हैं, आपको भी ब्लैंक दिखा है, तो कोई डरना नहीं है, ठीक है, अपने आप वो रिजॉल्व हो जाता है, कोई ब्लैंक ब्लैंक कुछ नहीं है, आपका वो फिल रहता है, ठीक है। तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आई होप ये सारे डाउट्स आपके मतलब मोटे मोटे क्लियर हो गए होंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि नेम बच्चे पूछते हैं कि मैम नेम क्या करें, 10th का लिखा होना चाहिए कि 12th का होना चाहिए। भाई ये सबको पता है, 10th मार्कशीट के हिसाब से नेम होना चाहिए आपका। अगर आपके दोनों मार्कशीट्स में अलग अलग है, अंतर है सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करवा लीजिए, है ना, समय रहते हुए करेक्ट करवा लीजिए, तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो ये मोटे मोटे सबके डाउट थे, मेन जिसको कहते हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें, और मोर एंड लेस जो भी है आपका। तो ये आपके थे। अब चलते हैं स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे डाउट डिस्कशन का, जिसमें सब बच्चों को डाउट था। तो उसके लिए मुझे स्विच ओवर करना पड़ेगा अपने टैब पे, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन से क्लियरली समझाऊंगी, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं रहे कि स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स भरनी किन बच्चों को है, वो उनमें वो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं टैब पे स्विच ओवर करती हूँ बिना किसी देरी के। नेक्स्ट आप टैब पे देखेंगे मेरी वॉइस, ओके। मैंने टैब पे स्विच ओवर कर लिया है, ताकि मैं आपको वो स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स वाला जो डाउट है, आप में से बहुतों को ये डाउट आ रहा था स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स। पहली बात तो हैं क्या, पहले तो ये समझिए। सब यही कह रहे थे कि स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स में मैम क्या भरना है क्या नहीं, हमें भरना है कि नहीं भरना है ना, ग्रेजुएट हैं तो क्यों ना भरें, सारी चीज़ें। तो चलिए पहले तो ये जान लीजिए स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स हैं किसके लिए, और ये कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। मैं बार बार बताती आ रही थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बोला, और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी जितने भी बच्चों के डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग, उनको भी मैंने कमेंट किया था। मेल पे भी जिन भी बच्चों के आए उनको भी मैंने रिस्पॉन्ड किया था। वही चीज़ अब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ एक स्पेशल अहर्ता, यानी एक स्पेशल एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है। जिनके पास वो एकेडमिक डिटेल्स होंगी सिर्फ वही भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या देखना है, बार बार मैं कहती आ रही थी, यूपीपीसीएस का इस साल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इन्होंने 3 मार्च को निकाला था, ठीक है, 3 मार्च को इन्होंने निकाला था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 6 अप्रैल, राइट। इस साल का आपको उठा लेना है। अब इस साल में देखिए वैकेंसीज़ के बारे में जहाँ भी डिस्कशन उन्होंने किया सारा कुछ, उसके बाद एक नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्लियरली लिखा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पोर्शन, क्योंकि मेन बात तो यही है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इस पेपर में एलिजिबल होने के लिए, मींस यूपीपीसीएस एज अ होल एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए आपका ग्रेजुएट होना, बैचलर्स डिग्री होना अनिवार्य है अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि जो पीसीएस का पेपर भर रहा है वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ बार बार, अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इस किस्म के डाउट आए बच्चों के कि मैं सोच में ही पड़ गई थी कि कोई एक्चुअल में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा है क्या। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट्स आना लाजमी है ना। तो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से गाइडेंस लेके ही एक सटीक निर्णय पे आ पाते हैं। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की पोस्ट जो थी, उसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, यानी इन 3 पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। और ये जो पोस्ट हैं वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन यानी मेंस पे ख़त्म हो जाएगा। मेंस के बाद इनका जो है आपका इंटरव्यू नहीं होना है इन पोस्ट के लिए, राइट। चलिए देखते हैं, यानी कि टोटल आपकी जो है 7 पोस्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स मांग रही हैं, राइट। तो स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स उन बच्चों के लिए अनिवार्य है जो इन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि सब रजिस्ट्रार हो गई, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गई, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 हो गई, लॉ ऑफिसर की पोस्ट हो गई, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी की पोस्ट हो गई, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स की पोस्ट हो गई, एंड टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट हो गई। सिर्फ इन 7 पोस्ट के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे एज पर देयर रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, सिर्फ वही स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए लॉ ग्रेजुएट, राइट, उसके बाद
असिस्टेंट, ये लॉ ग्रेजुएट होना आपका अनिवार्य है सब रजिस्ट्रार के लिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन तो जो है ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या तो सोशलॉजी में, या कॉमर्स में, या लॉ में, या लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, लेबर लॉ में, सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में, ट्रेड मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट में, वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन जाएंगे। ओके डन, आगे चलते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, और मैं बता दूं ये सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव समझने की गलती भी मत करिएगा, सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आती हैं, और ये आपका डाउट ना अभी क्लियर हो जाएगा, अभी देखिएगा आगे बताऊंगी मैं। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, इसके लिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया है, पहला। दूसरा, कोई भी इंस्टीट्यूशन अदर दैन ए यूनिवर्सिटी बट रिकॉग्नाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर लॉ। तीसरा, या तो फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी एक से आपने अगर बीएससी विद फिजिक्स किया हुआ है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो आप असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए हिंदी रिटर्न की देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। आगे बात समझ में, ये 3 पोस्ट हो गई क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनके पास बैचलर डिग्री है लॉ में, यानी LLB किया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन है उनका कंसर्न बार काउंसिल में, जो भी बार एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है। 2 साल की प्रैक्टिस उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किया हुआ है, तभी तो वो इंटरव्यू नहीं ले रहे, सिर्फ आपका मेंस क्लियर हो गया तो आपको लॉ ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल मतलब समझ रहे हैं, मैंडेटरी है, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में, या डिप्लोमा होना चाहिए अप्लाइड जियोलॉजी में फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम धनबाद। एंड प्रेफरेंशियल क्या है, ये तो एसेंशियल है, मैंडेटरी। प्रेफरेंशियल मीन्स प्रेफर किसको करेंगे, जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है या फील्ड ट्रेनिंग की हुई है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तभी इंटरव्यू नहीं ले रहे, राइट। सिर्फ इन 4 पोस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी, और अप्लाइड जियोलॉजी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द BSc लेवल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स विद 55% ऑफ मार्क्स। ये मैक्सिमम लोगों के पास होगी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए। मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे यहाँ पे कॉमर्स इकोनॉमिक ग्रेजुएट रहते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंजीनियर्स के बाद ऑब्वियसली। ओके, तो ये 7 पोस्ट आपको समझ में आ गई क्लियरली, ठीक है। ये 7 पोस्ट आपको समझ में आ गई होंगी कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो अब बात आती है कि जो स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स हैं वो सिर्फ ये 7 पोस्ट के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको भरना है, ठीक है। एवं ही आप लोगों को नहीं भरना है। देखिए, जो नॉर्मली ग्रेजुएट्स हैं, BTech हो गया, BE हो गया, भाई मैं खुद BE हूँ, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास, दैट टू ऑनर्स की डिग्री है ना, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मेरिट में मैं क्लियर की हूँ अपनी इंजीनियरिंग, है ना। और उससे कोई मतलब वो भी ये भी नहीं है कि भाई प्राइवेट कॉलेज से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से है ना। चाहे कोई भी मतलब आपकी डिग्री कितनी भी अच्छी है, बट अगर आपने सिर्फ भाई ग्रेजुएशन ही किया है और वो ग्रेजुएशन इन 7 पोस्ट में अगर नहीं आ रहा है तो आप स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स में नहीं लाई कर रहे। BTech हो गया, BE हो गया, BA हो गया, BSc हो गया, किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, 7 पोस्ट है तो वो स्पेशल एकेडमिक स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे। एक्सेप्ट फिजिक्स, BSc किसी भी सब्जेक्ट से की है, BBA किया है, B फार्मा किया है, ये सारे बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। मैं पहले ही बता दूं, आपके पास कोई स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स नहीं है। हाँ, BTech वालों में या BE वालों में जिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट था या किया हुआ है, तो हाँ वो भी ऑब्वियसली फॉर पोस्ट नंबर 3 के लिए एलिजिबल हैं, बाकी सब नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, है ना। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इंसर्ट कर दिया इमेज, ये फॉर्म इसी तरीके से खुला था ना, राइट। आप सबका यही रहा होगा, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने समझाने के लिए फॉर्म भरने से पहले, खैर मेरा सबमिट हो गया था, है ना, तो बस मुझे भेजना बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये मैंने तब का लिया हुआ है, राइट। कल तक भी मैं सोच रही थी वीडियो बनाने को, नहीं बना पाई थी, सिर्फ इसी उसमें कि डाउट्स आप लोगों के आते जा रहे थे, ओके। तो भर गया था मेरा फॉर्म। अब ये बात है कि यहाँ पे सब बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो स्नातक लिखा है, ये ग्रेजुएट लिखा है ना यहाँ पे मैम, तो हम क्यों ना भरें, ठीक है। ये पॉइंट है कि मैम इसमें तो ग्रेजुएट लिखा हुआ है, तो हम तो ग्रेजुएट हैं मैडम, क्यों ना भरें। एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव,
तो क्या हम एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल नहीं हैं? ये पॉइंट। अच्छा, तो पहले ज़रा नीचे देख लीजिए, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव इधर भी है, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव इधर भी है, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव इधर भी है। मैंने अभी आपको ऊपर बोला लॉ ऑफिसर की पोस्ट और वो जो ये वाली पोस्ट है आपकी सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कंट्रोल लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, भाई ये सब एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंडर आती हैं। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट में क्या है भाई आप लोगों की? SDM, DYSP और बाकी सारी जितनी भी टॉप नॉच पोस्ट्स हैं सब एग्जीक्यूटिव में। तो आप लोगों का क्या कहने का मतलब है भाई कि जिसके पास जो एलिजिबिलिटी एज पर दी 7 पोस्ट नहीं है, क्या वो एलिजिबल नहीं है क्या SDM, DSP इन सब पोस्ट के लिए? बिल्कुल है। आप कह रहे हो कि मैम हम ग्रेजुएट हैं तो क्यों ना भरें, तो भैया ग्रेजुएट तो सभी हो। ये पेपर ही जो UP PCS का हो रहा है, जस्ट लाइक CGL, SSC CGL पता है ना, उसमें एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएट्स की है। तो PCS में भी एलिजिबिलिटी ऊपर ही पढ़ा दिया मैंने, ग्रेजुएट्स की ही है। ठीक है, ये नहीं कि 12वीं पास करके आ गए पेपर देने के लिए, 12th पास थोड़ी ना एलिजिबिलिटी। तो यहाँ तो सब ग्रेजुएट हैं भाई, जो भी बैठे हैं, जो भी मेंस के लिए सेलेक्ट हुए हैं। क्या मेंस छोड़ो, PCS में बैठने की एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएट हो तभी तो पेपर दे पा रहे हो। तो ये क्या कहने का मतलब है कि मैम हम ग्रेजुएट हैं तो क्यों ना भरें? पहली बात, आप भरिए, मैं तो नहीं मना कर रही, भर लीजिए, बट ये कहना कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो इसलिए भरूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स सिर्फ इन 7 पोस्ट के लिए है। उसमें आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपका जो भी सारा कुछ होगा, उसमें आप अच्छे तरीके से एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आपको ये भरना है, मतलब मैंडेटरी है। अदरवाइज अराउंड सब बच्चों को यही हो रखा है कि सबसे पूछ लिया, सबसे कर लिया, हाँ मैडम सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। भेड़ चाल में मत चलिए, थोड़ा खुद भी कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, अगर आप नॉट एप्लीकेबल भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेक इट श्योर। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यस ही करना है। ओके, नॉट एप्लीकेबल भी कर दिया तो भी उनको पता है कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उनको पता है। अगर उनको दोबारा से ग्रेजुएशन का ही डिटेल्स लेना होता आपका, तो जस्ट अभी इसका पिछला जो पेज था उस पर एकेडमिक डिटेल्स ही मांगी गई ना। सबकी एकेडमिक डिटेल्स मांगी गई कि नहीं मांगी गई? प्रीलिम्स में भी मांगी गई, प्रीलिम्स में भी उनको पता है आपके पास ग्रेजुएशन की कौन सी डिग्री है। इसमें भी उनको पता है कि आपका जो जस्ट पिछले पेज पे उन्होंने एकेडमिक डिटेल्स डाली हैं, ठीक है, उसमें आपने ग्रेजुएशन अपना भर ही दिया है। तो बार बार एक ही चीज़ को, तो वो रिडंडेंसी जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, वो रिडंडेंट डेटा तो मांगेंगे नहीं आपसे। क्या उनको पहली बारी में नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी ग्रेजुएशन क्या है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आप बताइए, बच्चे इसमें भर दे रहे हैं जो ट्रिपल स्ट्रीम से इंजीनियर हैं, या भर दे रहे हैं जो IT स्ट्रीम से इंजीनियर है, या भर दे रहे हैं CS स्ट्रीम से जो इंजीनियर है, या ECE स्ट्रीम से भर दे रहे हैं जो इंजीनियर है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, ये ट्रिपली IT CS ECE वाले जो इंजीनियर्स हैं या BA वाले भर दे रहे हैं, आप बताइए ज़रा आपकी कौन सी स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है कि आप कोई अलग से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं? ये सारी पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए ही भरी जा रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप यहाँ पे अपना नहीं भरोगे ग्रेजुएशन की डिटेल तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए? ऐसा तो है नहीं। और इसमें PCS के थ्रू ऐसा तो है नहीं भैया कि वो स्टेनो की पोस्ट पे आपको रखवा रहे हैं या उससे नीचे वाली पोस्ट पे रखवा रहे हैं, ग्रुप C ग्रुप D वाली पोस्ट पे तो नहीं रखवा रहे ना आपको। तो है ही ये पेपर आपका ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही। तो उनको भी पता है कि इन जनरल आप लोग एलिजिबल हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज जो इन स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स के लिए एलिजिबल हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज आप सब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं हो गया है कि अगर आप यहाँ भर देंगे तो दिक्कत है, नहीं भरेंगे तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नॉट एप्लीकेबल ही भरा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो आई एम होल्डिंग अ डिग्री इन BE, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ही भरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने भी नॉट एप्लीकेबल भरा हुआ है और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तब उस टाइम पे बता दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में गलती किसकी है? आयोग की। उन्होंने क्लियरली मेंशन कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, राइट, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है सामने सामने जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिए, वो समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से आप आगे टू आगे जाइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है आयोग ने तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल है कि ये चीज़ भरनी किसको चाहिए एग्जैक्टली, किसको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है आपके सामने। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपने भर दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, येस कर दिया है, डिग्री मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं है भाई, एक्स्ट्रा ही तो भरा है ना आपने, एकेडमिक डिटेल्स आपने भर भी दिया है, फिर आपने दोबारा से ये कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉट एप्लीकेबल भर दिया है जैसे मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने भरा है तो भी दिक्कत नहीं है। दैट डज नॉट मीन
कि आपने NA लिख दिया तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। भैया ये ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। उनको खुद पता है वो इन एलिजिबल करेंगे किस बिहाफ पे। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इस PCS एग्ज़ाम की है आपका ग्रेजुएशन होना, आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना, आपका ग्रेजुएट होना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये मतलब नहीं है कि आपने बार बार एक ही चीज़ दोबारा दोबारा उनको नहीं भर के दिखाई तो उनको पता नहीं लगेगा आपकी क्या डिग्री है क्या डिग्री नहीं है। ठीक है, मैं फिर कहूँगी ये वाला जो कॉलम था ग्रेजुएट स्नातक, ये था लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं जिनको मेंशन करना है अपना, जो इस फील्ड में जो भी है। यहाँ देखिए उन्होंने फिज़िक्स वालों का पूछ लिया है भाई, फिज़िक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले जो ग्रेजुएट हैं वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ जियो फिजिक्स वाले भरेंगे। तो ये चीज़ थी आपका, जिनका भी लॉ में ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है या जो भी सारी चीज़ें उनको भर लेना था। ठीक है, भर दिया है आपने ग्रेजुएशन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे BA हो, B फार्मा हो, आपका BSc हो एक्सेप्ट फिजिक्स, BE है, BTech है, कोई भी डिग्री है, भर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी भरा है, नॉट एप्लीकेबल करा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनएलिजिबल हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। इसीलिए इस इकलौते टॉपिक पे मैं ये 14 से 15 मिनट लगाई हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये पता लग गया होगा। और हाँ, कई बच्चे बोल सकते हैं कि मैम लॉ ग्रेजुएट क्यों नहीं लिख दिया, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया। बिल्कुल सही बात है, वो उनके ग्लिचेस हैं, वो उनको पता होनी चाहिए चीज़ें। वो कर क्या रहे हैं वो तो वही जाने भाई। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वो तो सिर्फ 1 to 9 दे दिया उन्होंने भरने को। अब आप बताओ BE BTech में कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे तो पर सेमेस्टर में अराउंड 6 to 7 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, पर सेमेस्टर। बस सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में आते आते थोड़े कम हो जाते हैं, लास्ट फाइनल ईयर में 4 से 5 हो जाते हैं, अदरवाइज 6 से 7 ही चलते हैं। तो मोटा मोटा आप हिसाब किताब लगा लो, 46 से लेकर 50 सब्जेक्ट्स तो हैं बेचारे इंजीनियर्स को पढ़ने को। अब वो 50, सही बात है, हम इसमें 50 तो डाल भी नहीं सकते, लेकिन वो अपने सिस्टम में ऐसा तो कर सकते थे ना कि ऐड ऑन ऑप्शन बना देते। ऐड का जो प्लस वाला टैब होता है, ऐड करते जाओ, भरते जाओ। नहीं भी भर सकते तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मोटा मोटा कुछ मैक्सिमम भर सकते थे, है ना। तो वो तो इनका सिस्टम ऐसा है कि इतने ग्लिचेस हैं कि कुछ हम बता नहीं सकते। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई धैर्य खोने वाली बात नहीं है। भर दिया है, ग्रेजुएट हैं जो कहना भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर नहीं भी भरा है कायदे से तो नॉट एप्लीकेबल ही है। अगर आप इन 7 स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स वाली पोस्ट में नहीं फॉल कर रहे तो आप लोग नॉट एप्लीकेबल ही लिखेंगे, बट येस लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर टू यू। अब आई गेस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो प्लीज़ अब आप अच्छे से अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए स्विच ओवर करते हैं वीडियो मोड पे। तो आपने देख लिया, मैंने टैब पे समझा दिया अच्छे से स्पेसिफिक एकेडमिक डिटेल्स का क्या मतलब है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को वो भरना है। फिर भी अगर आप इस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने भर दिया है, सबमिट कर दिया है, ग्रेजुएट वाले कॉलम में आपने भर दिया है अपना, चाहे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, चाहे BA हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक एक्स्ट्रा ही तो भरा है ना, तो कुछ दिक्कत थोड़े है, उससे आपको डिबार नहीं करेंगे। और जिन्होंने NA कर दिया है जस्ट लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स, वो भी डिबार नहीं होंगे, ये भी समझ लीजिए। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे क्लियर हो जाती हैं। पहले हम वहाँ तक पहुँचे तो वो भी तो बात है ना। एंड आई होप भगवान जी करें सब पहुँचे वहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी पहुँच पाते तो भी ये कौन सी बड़ी बात है कि हम यहाँ तक पहुँचे, वो भी अपने आप में अचीवमेंट है ना। वो भी अपने आप, इस बार का तो प्रीलिम्स बिल्कुल ही लक का खेल है। मैं बता रही हूँ, पता नहीं क्या मतलब, जिन भी बच्चों के 85 प्लस से ऊपर क्वेश्चन थे भैया मेरी नज़र में वो सबके सब 1 नंबर के टॉपर हैं, वॉरियर्स हैं सबके सब। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लड़ाई भी लड़ी ना आपने तो भी अपने आप में बहुत होता है। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि रिजल्ट क्या क्या नहीं, एक ना एक दिन तो जीतेंगे ही यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चींटी चढ़ती है ना लगातार, शिखर को छूती है ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये सब आपका डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया होगा। आई होप कुछ भी और डाउट आए तो मेल करिएगा। अब जब आप फाइनली सबमिट कर देते हैं फॉर्म, अब आपका काम ये है कि आप फोटोकॉपी निकाल लेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसके साथ एनक्लोज करके भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजना है भाई, सब भेज दीजिए। 10th 12th की मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल जो है सब उठा के भेज दीजिए। NOC आया नहीं आया तो इंटीमेशन लगा के भेज दीजिए। जो डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा भैया सब भेज दो, एक्स्ट्रा ही भेज दो, 2-3 फालतू ही भेज दो, कम मत भेजना। ठीक है, भेज दीजिए। अब ये भी डाउट था, पूछा गया कि मैम स्टेपल करके भेजें या क्या। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं स्टेपल करने की, बट हाँ स्टेपल निकालते टाइम पे अगर उन्होंने ढंग से निकाला नहीं, भगवान ही जाने कौन बैठा होगा वहाँ पे निकालने के लिए, तो वो उखड़ने के चांसेस में फट सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो बेटर यही होगा, मैं तो यू पिन लगा के भेजूँगी। यू क्लिप आती है ना, आपने देखा होगा ऐसे वाली यू क्लिप, मैं कैसे बताऊँ आपको, पता होगा, आप जाके पूछिए ना स्टेशनरी पे, यू क्लिप बता देंगे। अगर ऑब्वियसली आप लोग भी पुराने ही बच्चे होंगे मेरे जैसे 90s के, तो आपने देखा होगा
उस टाइम पे डेस्कटॉप पे ना गेम आती होती थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ठीक है, वो स्माइली बन के आता था ना ऐसे पिन में, आपका जो स्टिकी नोट्स होते थे उसके ऊपर ऐसे, ठीक है, तो मुझे स्टिकी उसको कहते होते थे, है ना, तो वो ऐसे यू पिन होती है, वो आप उसको इनक्लोज करिए तो उसमें ना डॉक्यूमेंट फटेंगे ना कुछ होंगे, वो पिन निकाल लेंगे, देख लेंगे और हो जाएगा। नहीं तो क्लिप पिन भी आती है जो ब्लैक वाली होती है, बंच पिन, क्लिप पिन जो बोलते हैं, उसको भी लगा के, छोटी वाली लगा के भेज सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोटो कॉपी जो है वो प्लीज़ आप पूछ रहे थे बच्चे कि मैम सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी है कि नहीं, है ना, काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ वेराइटी ऑफ डाउट्स आए हैं, बट अच्छा लगा है सबकी हेल्प करके, बहुत अच्छा मतलब फीलिंग आती है कि सब मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप मदद करोगे, है ना, वो अच्छा लगता है जान समझ के। तो मेरा तो यही कहना है कि सेल्फ अटेस्ट करके भेजिए, दैट इज़ ऑलवेज बीइंग डन ऑन टू बी पुटिंग अप ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। कभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भी दे रहे हैं, चाहे बैंक में भी दें, तो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना चाहिए। लोन डॉक्यूमेंट्स की बात अलग है, वो तो करना ही करना है, जैसे आपने आधार दिया बैंक में, अपना पैन दिया, तो वो भी सेल्फ अटेस्ट करिए और मेंशन किया करिए पर्पज़ क्या है। इवन ज्वेलरी आप परचेज करने चाहिए तो तनिष्क वाले भी इवन मैक्सिमम ज्वेलर्स अब 50,000 के ऊपर पैन की कॉपी भी ले लेते हैं, है ना, तो उस टाइम पे भी आपको लिखना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग ज्वेलरी एट तनिष्क शोरूम सो एंड सो डेट, ठीक है, नीचे अपना साइन करिए। कहीं भी आप दे रहे हैं, कुछ भी है। कई लोग हैं जैसे अपना हेल्थ कार्ड बनवाने जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी कभी कभी कॉपीज़ मांग लेते हैं, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग OPD कार्ड जनरेटेड, ठीक है, अपना साइन करके डेट लिख दी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, बस नीचे साइन करके अपना डेट लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। सेल्फ अटेस्ट करिए, अपना साइन करिए, डेट डालिए और भेज दीजिए। अब ये भी था कि मैम स्पीड पोस्ट से भेजना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से, खैर वैसे तो लिखा था पंजीकृत डाक से, लेकिन कभी कभार रजिस्टर्ड पोस्ट में लोचा हो जाता है। बाकी मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, 4 साल पहले तो कोई फ़र्क, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सारी चीज़ें मतलब में भी हो सकता है 4 साल में चेंज हो गई कुछ भी जिसको कहते हैं, खैर जो भी हो, बट मैं तो यही कहूँगी कि मीडियम ऑफ दिस थिंग कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, या मीडियम ऑफ सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू द कमीशन डजेंट मैटर एट ऑल। आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, कुरियर से भी भेज सकते हैं, किसी में भी जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिल रही है, एनी मोड इज़ एक्सेप्टेबल। रजिस्टर्ड पोस्ट में कभी कभी क्या हो जाता था कि मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पाता था, स्पीड पोस्ट तो पहुंचता ही पहुंचता है। आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में डिफरेंस बस इतना होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट में एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट लग के जाती है, आपने देखा होगा पोस्ट कार्ड टाइप, है ना, वो एक्नॉलेजमेंट लेते हैं रिसीवर से कि आपने एक्नॉलेज कर दिया और वो वापस आपको फिर बाई पोस्ट भेजा जाता है, अगर आपको पता हो ये चीज़ ही होती है रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। तो आप वो स्लिप आप लगवा सकते हैं पोस्ट कार्ड जैसी अपने स्पीड पोस्ट पे, अगर उसका कुछ चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा लें आप दे सकते हैं, तो आपको एक्नॉलेज भी हो जाएगा स्पीड पोस्ट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपका सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ पे सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर पाई होंगी, फिर भी कुछ और डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं हेल्प करूँगी आपकी। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट, सारी डिस्कशन मैं सबसे पहले वहीं पे देती हूँ। वीडियोस जो भी नेक्स्ट पोस्ट होने वाले थे वो बता देती हूँ वहाँ पे, कुछ भी आपको डाउट वगैरह वहाँ पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसी पे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। मेरा यही रहता है, जो बच्चों को चाहिए, मतलब आप सभी को वही चीज़, मतलब मेरे उस पर रहता है प्रायोरिटी उस पर, ठीक है। तो आपको और भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछिए ठीक है, सॉरी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर फर्स्ट टाइम आना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अपना जो भी है एक डिस्कशन ग्रुप मुझे क्योंकि स्टार्ट करना है, मैं सोच रही थी लाइव आके डाउट्स वगैरह क्लियर करूँ, बट अभी उतने ज़्यादा लाइक जुड़ नहीं पाए हैं चैनल पे, तो वो चीज़ें हैं, है ना। एक बार मतलब अच्छा सा 2-3 हज़ार के करीब हो जाए तो उसमें से तो कुछ आएंगे ना ऑनलाइन लाइव सेशन में, ऐसा भी है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मतलब अपने टॉपिक्स वगैरह पढ़ के आप लोगों करूँ। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करने को बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ सारी पीडीएफ्स मैं दे देती हूँ बुक्स वगैरह की, जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, 2024 की प्रिपरेशन के लिए, BET UPSC, BET UPPCS, ऑल द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आई हैव बीन प्रोवाइडिंग ओवर देयर, सो इट विल बी रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू इफ यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल. The name is AIM Civil Services, same name it is bearing, which my YouTube channel is bearing, and the DP is also same, which I have put it up over here in the YouTube. If you will search with AIM Civil Services in Telegram, you are going to find my channel at the topmost position itself. And if you are not able to like search it, then you can search it by the description link which I have given in this description box of this video. आप आराम से जाके इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है।
कल से फोकस रहेगा मेंस वगैरह पे। अच्छा ये एक बात और बतानी थी, यूपीएससी का आपको पता लगा जो सीसेट के ऊपर कोर्ट केस हुआ था उसकी क्या आया है हियरिंग वगैरह? कोर्ट के ऑर्डर्स थे है ना यूपीएससी को रिप्लाई देने के लिए, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी है, तो मैं सोची थी वो आपको नेक्स्ट उसमें अपडेट दे दूँ उसके बारे में। और बच्चों ने मुझे रास के ऊपर भी, लाइक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड बीपीएससी के ऊपर भी बोला था कि मैं सजेस्ट कर दूँ बुक लिस्ट वगैरह। ठीक है, मैं टाइम निकाल के वो भी सजेस्ट कर दूँगी 1-2 दिन में। बट कल से फुल फ्लैश मेंस के ऊपर ही रहेगा सारा कुछ, सारी बुक्स वगैरह सब कुछ मैं 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कल से। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए एंड मेक श्योर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे ड्रॉप करिए अपना डाउट। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड सबको करती हूँ। दैट इज़ लाइक माई वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मेरे को अप्रिशिएट किया है बाकी सब ने कि मैम बाकी सब तो रिप्लाई नहीं करते, आप तो रिप्लाई करते हो इतना बिजी रहने के बावजूद। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और भगवान जी की थोड़ी पूजा भी किया करिए, ज़रूरी है धर्म कर्म में विश्वास। ठीक है, भोले बाबा का महीना चल रहा है, उनसे ज़्यादा कोई भी भगवान को प्रसन्न करना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ते हैं, तैयारी साथ में करते हैं और साथ में जिसको कहते हैं ना अपने डाउट्स वगैरह एक साथ क्लियर करेंगे, एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट बन जाता है, राइट। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से खाइए पीजिए, पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा डी स्ट्रेस भी रहा करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।